हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं गोल्डी और इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड का कुछ पोर्शन कवर करेंगे जो 2020 और 2019 के भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। आप सबको पता है कि एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। ईयर वाइज हम सॉल्व कर रहे हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं डीबीटी के एग्जाम में, राइट। तो डीबीटी में हाँ, डीबीटी के जो 2020 के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे, और इस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एप्टीट्यूड के फर्स्ट लेक्चर में भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। और जो रिमेनिंग है वो आज हम कवर कर लेंगे और उसके बाद हम 2019 पर स्विच कर जाएंगे, राइट। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। इन द फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स वर्क एट द बायोटेक इंस्टीट्यूट 50 students signed up for both genetic and statistic, and 90 students signed up for either genetic or statistic. If 25 students are taking genetic but not taking statistic, how many students are taking statistic but not taking genetics? So क्वेश्चन में हमें गिवन है कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स जिन्होंने जेनेटिक्स भी लिया है और स्टैटिस्टिक दोनों लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 19 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो जेनेटिक्स लिया है या फिर स्टैटिस्टिक्स लिया है। यानी कि हम 90 स्टूडेंट को क्या बोल सकते हैं कि ये आपके टोटल स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेनेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक में कोई तो सब्जेक्ट को लिया ही है। फिर 25 स्टूडेंट्स आर टेकिंग जेनेटिक्स, सो देयर आर 25 स्टूडेंट्स जिन्होंने जेनेटिक्स लिया है लेकिन स्टैटिस्टिक को नहीं लिया है, ठीक है। यही कह रहा है क्वेश्चन। सो अब आपको उन नंबर के स्टूडेंट बताना है जिन्होंने स्टैटिस्टिक लिखा है, मतलब आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है जिन्होंने स्टैटिस्टिक लिया है लेकिन जेनेटिक्स को नहीं लिया है, ठीक है। ये नंबर आपको फाइंड आउट करके बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट का नंबर है वो है 90। तो अगर मैं देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वेन डायग्राम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो पहले हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए आपके पास जो है टोटल स्टूडेंट, ठीक है, एक वेन डायग्राम बना लेते हैं जहां पर टोटल स्टूडेंट आपके पास 90 है, ठीक है। उसमें से कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने जेनेटिक्स लिया है, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टेटिस्टिक लिया है, राइट। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट को लिया है और वो दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि ये आपका जेनेटिक्स वाला एरिया है और ये रहा आपका स्टेटिस्टिक वाला एरिया, जिसको हम ग्रीन से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्टैटिस्टिक। नाउ ये जो पिंक वाला एरिया है जो ओवरलैप कर रहा है और यहाँ पे बोथ चले आते हैं, जेनेटिक्स भी और स्टैटिस्टिक दोनों के स्टूडेंट चले आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि जेनेटिक्स के स्टूडेंट कितने हैं, जिन्होंने जेनेटिक्स लिया है वो है 25, ठीक है। ये कितने हैं, 25 नंबर। फिर उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दोनों लिया यानी जेनेटिक्स भी लिया और स्टैटिस्टिक लिया, वो कितने हैं, 50। अच्छा, जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया है वो 50, यानी कि ये जो पिंक वाली लाइन में कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आपको टोटल दिया है और आपको फाइंड आउट करना है कि कितने बच्चों ने स्टैटिस्टिक लिया है लेकिन जेनेटिक्स नहीं लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्या करना है कि ये जो टोटल स्टूडेंट है उनमें से आपको माइनस करना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेनेटिक्स और स्टैटिस्टिक लिया है। फिर आपको माइनस करना है कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ जेनेटिक्स लिया है, यानी कि 25। और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, जैसे हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 15 आ जाएगा। तो ये जो 15 वैल्यू निकल के आई वो ये बता रही है कि इतने स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक लिया है लेकिन इन्होंने जेनेटिक्स नहीं लिया। क्या लिया है, सिर्फ स्टैटिस्टिक लिया है, जेनेटिक्स नहीं लिया, यानी कि ये बॉक्स आपका फिल्ड हो गया और आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 में गिवन। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस वेन डायग्राम को सबसे पहले बनाना है। उस वेन डायग्राम की मदद से आपको फिर इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोला है A, B, C and D are to be seated in a room, ठीक है। 4 लोग हैं जो एक रो में बैठे हुए हैं और कुछ कंडीशंस दी हैं, ठीक है। मतलब आपके पास यहाँ पे 4 सीट है, 1 2
3 and 4 4 सीट है, उसमें कुछ कंडीशन है कि सी और डी कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है, सी और डी कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे। सेकेंड कंडीशन है कि बी कैन नॉट बी एट द थर्ड प्लेस, और बी जो है वो थर्ड प्लेस में तो कभी नहीं आएगा, मतलब इस वाली प्लेस में बी कभी आ ही नहीं सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, तो इसमें से पूछा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट वाइज मूव करेंगे। जैसे हम पहला स्टेटमेंट पकड़ते हैं कि ए इज एट द सेकेंड प्लेस, तो आप देखते हैं कि क्या ए सेकेंड प्लेस में हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैंने ए को रख दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि सी यहाँ पर आ जाए, और हो सकता है कि डी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर तो बी आने वाला नहीं है, और हो सकता है कि आपका बी यहाँ पर आ जाए। तो क्या हुआ कि बी थर्ड प्लेस में भी नहीं है और सी और डी अलग अलग भी है, क्योंकि सी और डी को साथ में नहीं बैठना है। तो यानी कि ये सिचुएशन हो सकती है, तो ये तो करेक्ट हो गया। सेकेंड सिचुएशन लेके चलते हैं जिसमें बोल रहा है कि ए इज एट द फर्स्ट प्लेस। चलिए अब हम क्या करते हैं, ए को फर्स्ट प्लेस में बैठा देते हैं। तो अगर ए आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है, और बी आपका थर्ड प्लेस में आना नहीं है, इसका मतलब अगर बी यहाँ पर हो गया तो सी और डी यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि आप बी को यहाँ बैठा देते, क्योंकि बी तो किसी भी हालत में थर्ड प्लेस में नहीं आना था, तो अगर आप बी को फोर्थ में कर देते हो तो भी तो सी और डी साथ में आ जाएंगे, और ये भी सिचुएशन हमको नहीं रखनी है। इट मीन्स कि जो आपका क्वेश्चन में ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ए अगर फर्स्ट प्लेस में आ गया तो ये जो दो सिचुएशन है गिवन है वो कभी भी फुलफिल नहीं होगी। तो इसका मतलब कि ये सिचुएशन तो कभी हो ही नहीं सकती, ये कंडीशन। तो इसका, और यहाँ पर हमसे फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा है, तो फॉल्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे पास सेकेंड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बट हम बाकी की कंडीशंस भी रख के एक बार देख लेते हैं कि क्या वो हमारे क्वेश्चन को पूरी तरीके से, यानी जो हमने आंसर निकाला है उसको पूरी तरीके से सही जस्टिफाई करती है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो अब हम रख लेते हैं इस वाले केस में क्या देख लेते हैं कि ए इज एट द थर्ड प्लेस। अगर आप ए को आप थर्ड प्लेस में कर, चलो मान लिया कि ए यहाँ पर है, ठीक है, अगर ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, पर अगर बी यहाँ पर हो गया तो सी और डी साथ में आ जाएगा। इसका मतलब कि बी जो है मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो सी और यहाँ पे डी, तो ये पॉसिबल है ना कि थर्ड प्लेस में बी आया भी नहीं और सी और डी अलग है, तो यानी कि ये कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं जिसमें बोल रहा है कि ए जो है वो आपका फोर्थ प्लेस में, तो ए को मैं यहाँ फोर्थ प्लेस पे रख देती हूँ। तो अगर मान लीजिए फोर्थ प्लेस में ए आ गया तो बी यहाँ पर आ जाएगा, और बी यहाँ आ गया तो सी यहाँ पे आ सकता है, डी यहाँ आ सकता है, ये सी और डी इस तरीके से आ सकते हैं। इन दोनों ही चीज में सी और डी आपस में अलग रहेंगे, और बी जो है वो थर्ड पोजीशन में नहीं। तो यस, ये कंडीशन भी फिट हो जाएगी। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए जो आपका अप्रोप्रिएट राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 ही है जो फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए फर्स्ट प्लेस में आ गया तो ये दोनों कंडीशन को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हेंस द राइट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें क्या है, आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स को इस फिगर में फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले स्क्वायर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा 1 पहला स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर, फोर्थ स्क्वायर, एंड ये बड़ा वाला फिफ्थ स्क्वायर। तो आपके पास स्क्वायर कितने निकल गए, 5। अब देखिए 5 स्क्वायर यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, यानी ये हो सकता है और ये हो सकता है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ तो किसी भी हालत में नहीं होंगे। ठीक है, अब ट्राइंगल्स निकाल लेते हैं कि कितने ट्राइंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ट्राइंगल्स निकालने के लिए पहले हम एक एक ट्राइंगल देख लेते हैं। तो पहले ये एक ट्राइंगल हो गया, ये दूसरा ट्राइंगल, इसी तरीके से ये थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, हमारे पास कितने 8 ट्राइंगल्स आ गए। ठीक है, अब इसके बाद और कौन कौन से ट्राइंगल्स बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 8 ट्राइंगल्स आ गए। नाउ इसके बाद आप देखिए तो एक ये बड़ा सा ट्राइंगल है 1, और दूसरा ये बड़ा सा ट्राइंगल है 2, तो 2 तो ये हो गए। नेक्स्ट और कौन से आ सकते हैं, मान लीजिए कि एक ये वाला ट्राइंगल भी तो हो जाएगा 1, और ये हो गया 2, तो हमने 2 को और ऐड कर दिया, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8, 10, 11, 12, तो हमारे पास टोटल 12 ट्राइंगल्स आ गए। अब आपको देखना है कि क्या और कोई ट्राइंगल से जो बच रहा है। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि ये वाला ट्राइंगल भी तो है, एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ये वाला है,
थर्ड ये रहा और फोर्थ ये रहा, मतलब आपके पास 4 और ट्रायंगल्स आ गए। तो 12 + 4 करोगे तो आ जाएगा आपका 16, यानी हमारे पास टोटल हमें कितने ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, 16 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। और 16 जो है ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है कि 16 ट्रायंगल्स एंड 5 स्क्वायर, हेंस जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ये इजी क्वेश्चन था। कितना इजी था, आपको सिंपली जो है सिर्फ स्क्वायर और ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करना था। चलिए एक और इजी क्वेश्चन देख लेते हैं जो अगेन 2020 से आया है, जिसमें आपको इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। और x की वैल्यू कहाँ पर, ये x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले के पैटर्न को पता करना है कि आखिर इसमें और इसमें किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है कि अगर हम पहले वाली चीज को देखें तो मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं 7 × 7 करती हूँ तो 49 आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 6 × 6 कर दूंगी तो 36 आ जाएगा। गुड। अब यहाँ पे ये जो 5 है इसको भी मैं ऐसे करके देख लेती हूँ, तो 5 × 5 = 25। यस, ये वर्क कर गया। ठीक है, सेकेंड हम ये देखते हैं कि ये कैसे आया, 49 से 51 कैसे आया। तो हम इसमें और दिमाग लगाते हैं और हम देखते हैं कि अगर मैंने 49 में +2 कर दिया तो क्या 51 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसमें +2 करती हूँ, 36 में मैंने +2 किया तो मेरा 38 आ रहा है। यस, यानी कि अब मैं इसमें भी ये चीज देख लेती हूँ कि क्या ये वर्क कर रही है। तो 25 में मैंने +2 किया तो 27, यस ये वर्क कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि कैसे वर्क कर रहा है। अब हमें देखना है कि 51 से 255 कैसे आया। ठीक है, तो अगर मैं इस 51 में सपोज करिए 2 को इंटू कर दूं तो ये कुछ 102 आएगा, जो कि नहीं आया। चलिए 51 में 4 को इंटू कर देती हूँ तो ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ 201 आ जाएगी। ये अभी भी काम नहीं कर रहा, तो चलिए हम 51 में 5 को इंटू करके देख लेते हैं। तो यस, ये क्या आ गया, 255। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 51 में इंटू 5 करती हूँ तो ये आ गया 255। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मैं 38 में इंटू 5 कर देती हूँ तो क्या आंसर आता है, तो 38 में इंटू 5 करने पर मेरा आंसर जो आ रहा है वो 190 आ रहा है। यस, यानी कि ये वर्क कर रहा है। तो अगर ये दोनों चीजें यहाँ इन दोनों में वर्क कर रही हैं तो यहाँ पर भी वर्क करेंगी। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ 27 × 5 करना है। 27 × 5 किया आपने तो आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है, 135। तो ये आ गया मेरा 135 आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इस तरीके से हमने इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जो है 135। ठीक है, ये भी इजी था क्वेश्चन, ऑफ कोर्स इजी था, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि ये किस तरह के पैटर्न में अरेंज है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में आया है और ये क्वेश्चन फैक्टोरियल से आए हैं। अब देखिए जब फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आपको दी गई हो वो 1 तक जाए। जैसे सपोज करिए कि ये जो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया 10 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि पूरा 1 तक जाना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 3 × 2 × 1। अगर मैंने 5 फैक्टोरियल लिख दिया, इसका मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस तरीके से पूरा 1 तक वैल्यू जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, यही दिया है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, 10 × 9 × 8 × क्योंकि इसको हमें 1 तक लेके जाना है तो हम इसको इस तरीके से सिंपली 1 तक लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको दिया है 8 फैक्टोरियल, तो अब मैं 8 से पूरा 1 तक लेके जाती हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है आप देख सकते हो। सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि ये जो पूरी वैल्यू है नीचे वाली, आप देखोगे कि ये पूरी वैल्यू इसके जैसे सेम है। तो क्या आप इस पूरी वैल्यू को ऐसे कट कर सकते हो, यस कर सकते हैं। और जब आप कट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 10 × 9 बचेगा ऊपर और नीचे आपका 1 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 90। इसका मतलब कि
10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास आ रही है 90। तो ये जो है आपका राइट आंसर आ गया जो ऑप्शन नंबर 3 में। ये कितना आसान क्वेश्चन था ना। इसी तरीके से इजी क्वेश्चन आते हैं फैक्टोरियल वाले भी, तो आप उसको भी अटेम्प्ट जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक साइड 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 7 सेंटीमीटर है, लेकिन कौन सी साइड 4 सेंटीमीटर है और कौन सी 7 ये नहीं किया है। तो हम बस अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाली 4 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर ऑफ द थर्ड साइड। तो ये जो थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड कौन सा इनमें से नहीं हो सकता है। यानी कोई एक वैल्यू होगी जो थर्ड साइड में नहीं आएगी, थर्ड साइड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो कैन नॉट वाली वैल्यू आपको निकालना है, और वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम लगता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो दो साइड है, वो उस दो साइड को अगर आप प्लस करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा थर्ड साइड से बड़ी आएगी। इस थ्योरम का मतलब ये होता है, और यही हमें अप्लाई करना है। तो सपोज करिए कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि पहली साइड हमने बोल दिया 4 है, सेकेंड साइड हमने 7 बोल दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, और थर्ड साइड मान लीजिए कि मैं 4 ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, कोई भी दो साइड को ऐड कर लेती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, 4 और 4 को ऐड कर लिया, 4 और 4 को ऐड कर लिया, तो ये आ गया 8। अब 8 इन दोनों का जो सम है 8, इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थर्ड साइड से। मतलब अगर इसको मैं फर्स्ट साइड कंसीडर करती हूँ और इसको सेकेंड साइड कंसीडर करती हूँ, तो फर्स्ट और सेकेंड को जब मैंने ऐड किया तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो थर्ड साइड से बड़ी होगी, और यही तो हो रहा है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, तो ये हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके हम दूसरों को भी देख लेते हैं। तो दूसरी वैल्यू में आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4, 7 और 5 है। तो इसमें हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैं 4 + 5 कर दूं तो जो इक्वल टू 9 आ जाए, और जो ये जो वैल्यू आई है वो क्या है, ग्रेटर देन 7 है, थर्ड वैल्यू से ज्यादा है थर्ड साइड से। तो मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट में अगर मैं नेक्स्ट में यहाँ पे 8 कंसिडर कर लूं, ठीक है, यहाँ पर 8 कंसिडर कर लेते हैं थर्ड साइड को। तो अच्छा, अब हमें वही मैंने जो आपको पहले बताया था वही चीज कि हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पर ही 4 है। मान लीजिए यहाँ पर 8 हो सकता है ना, यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 4 हो। तो कोई भी दो वैल्यू, यहाँ पे लिखा है एनी टू साइड, कोई भी दो वैल्यू का सम जो है थर्ड साइड के इक्वल हो सकता है, इसलिए मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पर अभी थर्ड साइड को निकालने के लिए अगर मान लीजिए कि मैं किसी दो वैल्यू को ऐड करती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं 4 + 7 कर देती हूँ, तो इसका जो आंसर है वो आता है 11। ठीक है, अगर इन दोनों को मैंने ऐड किया 11 आ रहा है, जो वैल्यू 8 से बड़ी है यानी थर्ड साइड से बड़ी है, तो ये भी तो मेरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं कि लास्ट वाला क्या बोल रहा है। तो लास्ट वाले में मैंने क्या कर लिया, 11 साइड ले लिया, मतलब यहाँ पर हम 4, 7 और 11 मान लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं 4 और 7 को प्लस करती हूँ, 4 और 7 को, तो मेरा आंसर आता है 11, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये इक्वल हो गया तो ये तो इस थ्योरम को फॉलो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 11 होना चाहिए था ना, पर ये तो कैसे हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि मान लीजिए मैं 7 और 11 को ऐड कर लेती हूँ, 7 + 11 कर लेती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7 + 11 में 16 आ जाएगा। अब ये जो 16 है वो थर्ड साइड से बड़ी नहीं हो रही, थर्ड साइड से छोटी हो रही है, क्योंकि अगर मैंने इसको फर्स्ट और सेकंड साइड मान लिया तो 4 तो मेरी थर्ड साइड हो गई, और इन दोनों का सम करने पे 16 आ रहा है, जो कि 4 से बहुत ही ज्यादा है। तो ज्यादा नहीं, कम होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर ये चीज फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे करके आप सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हो, पर आपको आंसर जो है वो यही मिलेगा कि ये फोर्थ वाला जो है फिट नहीं हो रहा है। तो ये जो है कि थर्ड साइड में, थर्ड साइड 4 हो सकती है, थर्ड साइड 5 हो सकती है, थर्ड साइड 8 सेंटीमीटर भी हो सकती है, लेकिन थर्ड साइड 11 सेंटीमीटर कभी नहीं होगी। ठीक है, और हमसे यहाँ पे कैन नॉट ही पूछा था, इसलिए इसका फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल और इजी क्वेश्चन। ये यहाँ पर आपसे नेक्स्ट फिगर पूछ रहा है कि कौन सा है। ठीक है, अब इसमें बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा है। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मैंने फटाक से इसको सॉल्व कर लिया
कि देखिए ये वर्टिकल है और ये इधर हो गया हॉरिजॉन्टल, तो ये अब वर्टिकल है तो यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ही होगा, और हॉरिजॉन्टल में क्या है, यही वाला ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, अब ये इस तरीके से वर्टिकल है, ठीक है। तो अब इसका हॉरिजॉन्टल आएगा तो ये जो ऊपर का इस तरह का साइड है वो कैसे नीचे आ जाएगा, तो जो बेस बन गया ये वाला, तो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर जो है वो कौन सा है, ए वाला आ जाएगा। सिंपल था, इसमें तो कुछ भी नहीं सोचना था, बस देखते ही मैंने बता दिया कि इसका आंसर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले की वीडियोस में बहुत बार सॉल्व करवाया है, तो अब तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि ये वर्क वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है जिसमें आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है, थर्ड ईयर में कुछ 8 स्टूडेंट है, 8 थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, मतलब थर्ड ईयर में 8 स्टूडेंट है जो अपने एक्सपेरिमेंट को फिनिश करते हैं 15 दिनों में। कितने दिनों में, 15 दिनों में, 15 डेज में कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि 18 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, यानी कि फर्स्ट ईयर में 18 स्टूडेंट है जो अपने काम को कंप्लीट करते हैं, उसी सेम एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते हैं 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इफ ऑल दिस स्टूडेंट वर्क टुगेदर, अगर ये सारे के सारे स्टूडेंट थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर के जो 8 और 18 स्टूडेंट है वो सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपको टोटल निकालना है, ठीक है, टुगेदर। तो अगर मैं देखिए थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने जो काम किया कितना है, 1/50, जो आपके फर्स्ट ईयर्स ने जो स्टूडेंट ने काम किया वो हो गया 1/10, वर्क डन हो गया, ठीक है। अब दोनों का साथ में निकालना है, तो साथ में कैसे आ जाएगा, आप इनको इन दोनों को ऐड कर देना, यानी कि 1/15 प्लस 1/10 आ गया। तो आप इसका क्या करना है, आपको सिंपली एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 30, और एलसीएम के बाद इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू निकलेगी। आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5/30 और ये हो गया 1/6, यानी ये जो 6 निकला है ये क्या है, 6 डेज है, जो ये बताता है कि अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं दोनों टीम तो 6 दिनों में ये पूरे के पूरे काम को यानी पूरे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर देंगे। तो ये वर्क डन से क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे आपने रिकॉल कर लिया हो। अब इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन जो है देखिए 2018 में भी पूछा है, अब वैसे ही आपको वही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या गया था कि अगर ए टीम इतना काम कर रही है इतने दिनों में, बी इतना दिनों में काम कर रही है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेगा, तो हमने क्या निकाला कि दोनों मिलके 1/6 डे में काम करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको यही कंसेप्ट लगाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप ये क्वेश्चन अपने एंड से सॉल्व करिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितना सीखा है, और वर्क डन से हमेशा क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये कंसेप्ट तो आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। तो इसको आप अपने एंड से सॉल्व करिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको वहां पे बता दूंगी कि ये आपने राइट किया है कि नहीं किया, आपको कितना समझ में आया, या अभी तक आपने सारे एप्टीट्यूड के जितने भी वीडियोस हैं उन सबको फॉलो किया है, उन सबको देखा है, तो ये आपको बहुत ही इजीली और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जो 2020 के थे और 2019 से भी आए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको आपके एंड से सॉल्व करने के लिए दिया। जितना हो सके उतना एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही कंसेप्ट आपके दिमाग में चले जाएंगे, इसके लिए बहुत हैवी तरीके से लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आपको पसंद आया होगा। आप चाहो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। बाय बाय।